नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां केवी स्टूडियो से। आइए मैं आपको ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रही हूं जो बेगूसराय जिला में जन्मभूमि नहीं रहने के बावजूद बेगूसराय के सर्वप्रथम कंप्यूटर संस्था वीपीएस कंप्यूटर की स्थापना की। इन्होंने गरीब और निसहाय छात्र छात्राओं के लिए भी अपने संस्था में विशेष सहायता विगत 26 वर्षों से करते आ रहे हैं। श्री विवेकानंद ठाकुर जी, आइए हम उनसे मिलते और जानते हैं 94 से अब तक का सफर कैसा रहा। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप अपना कीमती वक्त हमें दिए। वैसे तो हम लोग बहुत कुछ जानते हैं आपके बारे में, कुछ अपने बारे में बताएं जो हम लोग नहीं जानते हैं। सबसे पहले मेरा नाम विवेकानंद ठाकुर है। वीएन ठाकुर के नाम से लोग मुझे जानते हैं। आज से 26 वर्ष पहले मेरा बेगूसराय आगमन हुआ। वैसे मैं मूल रूप से मधुबनी ज़िला का निवासी हूँ। हमारी पढ़ाई लिखाई 10वीं तक की अपने गांव के ही उच्च विद्यालय से हुआ, जहां हम 10th प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। आगे की पढ़ाई के लिए ज़िला हालांकि हमारा मधुबनी हुआ करता था, लेकिन चूँकि हम लोगों का इलाका थोड़ा सा डेवलप था तो हम लोगों ने दरभंगा विश्वविद्यालय के चलते दरभंगा ही अपने आगे की पढ़ाई के लिए चुना। और हमारी पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई एलन मिथिला यूनिवर्सिटी से ही हुई। हमने पीजी से इकोनॉमिक्स से अपनी उपाधि ली है। बहुत शौक़ मुझे उस समय में, चूँकि कंप्यूटर का शुरुआती दौर था, जब 89-91 मेरा पीजी का बैच था, और जब पीजी हमने कर लिया, चूँकि अपने परिवार से आर्थिक रूप से हम बहुत मजबूत नहीं थे। हम अपने परिवार में 4 भाई बहनों में मैं सबसे छोटा हूँ। हमारे एक बड़े भाई हैं, 2 बहनें हैं। सारे लोग वेल सेटल हैं। फादर हमारे गांव में एक चीनी मिल है, उसमें अकाउंट अफसर थे। तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, चूँकि परिवार बड़ा था। और उस समय टेक्नोलॉजी का दौर शुरू हुआ था, शुरुआती दौर था कंप्यूटर का। जब हम उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तमन्नाएं तो बहुत थी अपने मन में। हम लोग दिल्ली भी गए, चूँकि हमारे सीनियर्स वगैरह दिल्ली में तैयारी करते थे। तो हम लोगों की इकोनॉमिक्स की एक भाषा थी, जो हम लोग चूँकि प्लानिंग वगैरह फाइनेंस वगैरह काफ़ी पढ़ते थे उसमें, तो उन्होंने अपनी ही भाषा में, हमारे अर्थशास्त्र की ही भाषा में कहा, हमारे सीनियर्स, जो आओ पंचवर्षीय योजना लेके हम लोग मदद करेंगे। और हम लोग बैरन ही हम दिल्ली से वापस आ गए। चूँकि क्लास फर्स्ट से लेके पीजी तक की पढ़ाई गार्जियन ने अपने क्षमता से अधिक हम लोगों के ऊपर खर्च किया। बेगूसराय आप कैसे आए? बेगूसराय उसी जो कंप्यूटर का दौर, शुरुआती दौर था। जब हम दिल्ली से वापस आए तो वह जो कंप्यूटर का शुरुआती दौर है, अब क्या करना चाहिए, तो हमने कंप्यूटर कोर्स में अपना एडमिशन ले लिया। कंप्यूटर कोर्स में हमने कलकत्ता में लखोटिया कंप्यूटर सेंटर में अपना एडमिशन लिया। वहाँ हमने 2 साल का पाठ्यक्रम किया। वहीं से मुझे प्रेरणा, जो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे SC लाखोटिया, बहुत ही डायनामिक पर्सन थे। 3 इंस्टीट्यूशन उस समय में पूरे फेम पे था इंडिया में, NIT, एप्टेक और LCC। ये LCC का मध्यम वर्ग पे बहुत बड़ा पकड़ था, क्योंकि ये 1 मैन शो था। बाकी जो 2 कंपनी थी वो कंपनी लेवल में था, तो उसके बहुत सारे डायरेक्टर्स वगैरह होते थे। तो उन्हीं से प्रेरित होकर हम लोगों ने हमने बिज़नेस का फ़ैसला लिया। और वही बिज़नेस के दरमियान पूरे बिहार में डिफरेंट लोकेशन था, 3-4 लोकेशन हमको भी ऑफ़र हुआ, जिसमें एक रक्सौल था, एक कटिहार था और एक बेगूसराय था। तो पोटेंशियल वाइज बेगूसराय मुझे सबसे अच्छा लगा। यहाँ फर्टिलाइज़र उस समय चल रहा था, थर्मल बहुत अच्छे पोजीशन में था, रिफाइनरी था, सुधा का दूध फैक्ट्री था। तो काफ़ी स्कोप हमको यहाँ दिखा, तो हमने इस जगह का चयन किया और लखोटिया कंप्यूटर सेंटर का फ्रेंचाइजी लेकर के हमने कंप्यूटर की दुनिया में पहला कदम रखा बेगूसराय। सर, वीपीएस कंप्यूटर की स्थापना आपने किस साल की, और मैं ये भी जानना चाहूँगी कितने कंप्यूटर के साथ आपने इसकी स्थापना की? वीपीएस कंप्यूटर की भी स्थापना उसी दरमियान होगी, क्योंकि जब किसी ब्रांड का आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसमें एक ब्रांड आपको अपना भी शो करना पड़ता है। या तो आप अपने नाम से ले, या आपके पास कोई संस्था है तो उस नाम से ले। तो उसी दरमियान वीपीएस कंप्यूटर की स्थापना पैरेलल ही हो गई। और हम लोगों ने, चूँकि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो 2 कंप्यूटर से हमने इसको स्टार्ट किया था 1994 में ही, 1994 में। और बेगूसराय का सबसे पहला संस्थान होने का गौरव मुझे मिला और बहुत प्यार यहाँ के लोगों का मिला हम लोगों को। 1994 में स्थिति ये थी, जो लोग कंप्यूटर को कौतूहल के रूप में देखते थे, ये नया, कई लोग इसको बेरोजगारी
क्या मशीन भी कहते थे, क्योंकि कंसेप्ट बहुत क्लियर नहीं था। कंप्यूटर शिक्षा जो था आज जन जन तक जो पहुंचा हुआ था उस समय वो नहीं था, तो काफ़ी परेशानी भी झेलना पड़ा और आर्थिक संकट तो था ही। आप ये समझ लीजिए जो 94 में हमने इस्टेब्लिश किया और इसका उद्घाटन हमने 95 में करवाया, क्योंकि 2 कंप्यूटर लगाने के बाद उस समय जो कंप्यूटर का कीमत था और जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया उसके बाद हमारे पास पैसा ही नहीं था जो हम आगे कुछ कर सकते। तो 1 साल के बाद उस संस्थान का उद्घाटन हुआ। उस समय यहाँ के जिलाधिकारी विमल कृति सिंह थे, उन्हीं के हाथों से संस्थान का उद्घाटन 1995 में हुआ। कितने बच्चे थे आपके उस टाइम स्टूडेंट्स? शुरुआती 1-2 महीने ही परेशानी हुआ, उसके बाद तो बच्चों का समझिए जो तांता लग गया। दिन भर का बैच स्टार्ट हो गया, जबकि उस समय फ़ी भी ज़्यादा था। उस समय लगभग 10,000 रुपया फ़ी हम लोग 6 महीने का मुझे याद है, मेरी बड़ी बहन ने LTT से किया था, तो एक कोर्स समझते थे हम लोग। जी, और एक क्रेज बन गया, क्रेज बन गया था, सबको कंप्यूटर की और कंप्यूटर शिक्षा एक प्रोफेशनल एजुकेशन है, तो हमने उसको एक पैमाना स्थापित किया, एक रोड मैप हम बना दिए बेगूसराय में, जो एक प्रोफेशनल एजुकेशन क्या होना चाहिए पूरे सिस्टमेटिक तरीके से हमने उसका स्टार्टअप लिया। और आज हमारे संस्थान से लगभग 40,000 बच्चे पास आउट हो चुके हैं बेगूसराय में, और मुझे बड़ा गर्व है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे काम नहीं कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। और बच्चों के रुझान के हिसाब से संस्था का विस्तारीकरण भी होते चला गया। उसी समय जब 99 में हमें IOCL में एक प्रोजेक्ट मिला, वहाँ एक कल्याण केंद्र है जो बेसिकली वो वहाँ का वर्कर का क्लब है, वहाँ से एक इन्विटेशन आया उनके सेक्रेटरी का, जो यहाँ कंप्यूटर का सारा सेटअप है आप इसको रन करिए। तो हम 2000 में कल्याण केंद्र रिफाइनरी टाउनशिप में भी हमारी एक शाखा काम कर रही है, और एक दूसरी शाखा जिला कंप्यूटर केंद्र है जिसके चेयरमैन DM होते हैं, वो 2010 में स्टार्ट हुआ। बेसिकली जिला कंप्यूटर केंद्र पहले BP स्कूल में हुआ करता था, ये एकादश वित्त आयोग का प्रोजेक्ट था और गवर्नमेंट के लाइजनिंग के तहत था, तो वो सक्सेसफुल रन नहीं हो सका, तो उसको PPP मोड में चलाने का निर्णय लिया गया और 2010 से वो अनवरत चल रहा है। और बिहार का ये इकलौता मॉडल सेंटर है जिसको देख के बहुत सारे जिला में फिर से इसकी शुरुआत की गई। ये BPS कंप्यूटर का छोटा सा संक्षिप्त परिचय है। VPS कंप्यूटर जब स्टार्ट हुआ होगा सर, तो वो तो सिंगल था, उसके बाद जब उसका डिमांड हुआ होगा तो आपने ब्रांचेस के लिए भी सोचे होंगे, तो कितने ब्रांचेस फिलहाल में अभी हैं? अभी VPS कंप्यूटर के 4 ब्रांचेज हैं। 3 ब्रांचेज बेगूसराय में हैं और 1 ब्रांचेज हमारा गृह जिला मधुबनी है, वहाँ पे रन कर रहा है। तो बच्चों के डिमांड के हिसाब से या उनको, हमें प्रोफेशनल एजुकेशन में बच्चों को रोज़गार परक यदि नहीं बनाते हैं, रोज़गार के लायक नहीं बना पाते हैं, तो प्रोफेशनल एजुकेशन का कोई मीनिंग नहीं है, वो मीनिंगलेस हो जाता है। उसी के दौर में हम लोगों ने कंप्यूटर में ही डिग्री का दौर चला, डिस्टेंस एजुकेशन का चला, तो 2000 में हम लोगों ने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से उसका एफिलिएशन लिया, जहाँ से MBA MCA वो भी बेगूसराय में सबसे पहले हम लोगों ने ही स्टार्ट किया। जब सर आपने स्टार्ट किया होगा, ठीक है, आपने तो एजुकेशन लेके आए और उस वक्त तो टीचर मिलना बहुत मुश्किल होता होगा, तब कैसे मैनेज करते? शुरुआती दौर में जब हमने लखोटिया कंप्यूटर सेंटर का फ्रेंचाइजी लिया था तो फैकल्टी वही प्रोवाइड कराते थे, उनको सैलरी और अकोमोडेशन हमको देना होता था। अच्छा। तो फैकल्टी कैलकाटा से ही आते थे, इसका भी बहुत बड़ा एडवांटेज हम लोगों को मिला। जी जी जी, एक ट्रेंड है कि जब टीचर्स बाहर से आते हैं तो उसका सडनली उस इंस्टीट्यूट का नाम बहुत ऊंचा हो जाता है। जब डिग्री कोर्स वगैरह का प्रचलन बढ़ा देश में, डिस्टेंस एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोड मैप बना छात्रों के लिए, जो खास करके गरीब हैं या गांव से बिलोंग करते हैं, बाहर जाके बहुत खर्च नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए समझिए डिस्टेंस एजुकेशन एक वरदान साबित हुआ। प्रेजेंट में अभी VPS कंप्यूटर में किस तरह के कोर्सेज हो रहे हैं? अभी VPS कंप्यूटर जैसा कि हम आपको पहले भी बताया है, जो डिस्टेंस एजुकेशन जब शुरुआती दौर था 1999 में डिस्टेंस एजुकेशन स्टार्ट हुआ, 2000 में हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन की शाखा ले लिए, जो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से हम लोग एसोसिएट हुए। उसमें MBA मुख्य रूप से, MCA और BCA, ये 3 पाठ्यक्रम उसके मुख्य रूप से थे। सभी संबद्धता हम लोगों की होगी 2007 में, जहाँ से BCA MCA और कुछ एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम डिप्लोमा है, जैसे CIT है, PGDCA के डिप्लोमा है, इस तरह के प्रोग्राम हम लोग इग्नू के माध्यम से भी करवा रहे हैं। फिर ये दौर जारी ही रहा। फिर बिहार सरकार का एक यूनिवर्सिटी है मौलाना मजरूल हक विश्वविद्यालय पटना का, लेकिन ये मौलाना मजरूल हक विश्वविद्यालय जो है, इसका दायरा पूरा बिहार है, जो अपने नॉलेज रिसोर्स सेंटर के माध्यम से बच्चों को एजुकेटेड करते हैं, जिसमें सीटों की संख्या सीमित है। उसमें BCA
है, बीबीए है, लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई है और जर्नलिज्म की पढ़ाई। ये 4 पाठ्यक्रम मुख्य रूप से अभी मौलाना एडमिशन ये मतलब चल उसमें रहा है, स्टूडेंट्स अभी चल रहे हैं। जी जी। सर ये जितने भी कोर्सेज हैं क्या ये सब सेम बिल्डिंग में हो रही है अभी फिलहाल? नहीं, जैसे एक हमारा इग्नू का मेन सेंटर जो है वो रिफाइनरी टाउनशिप कल्याण केंद्र में इग्नू की शाखा है वो जी। और मौलाना मजरूल हक की पढ़ाई हम लोग जिला परिषद मार्केट कचहरी रोड में है, उसमें 2nd फ्लोर पे मौलाना मजरूल हक की शाखाएं हैं जहाँ पे उनके तहत जो पाठ्यक्रम हमारे हैं बीसीए, बीबीए, जर्नलिज्म और लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई वहाँ पे होती है। जैसे कि आप सर बताएं वीपीएस कंप्यूटर में इतने सारे कोर्सेज होते हैं, मगर कुछ वर्ग हमारे बेगूसराय में ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए कुछ बताएं कि बिल्कुल क्या बिल्कुल कर रही है? ये हम लोग प्राथमिकता में लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं यदि आप समाज से जुड़े हैं तो ये आपका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, सामाजिक दायित्व है जो आप समाज के लिए कुछ वैसा करें जिससे जो तबका लाभान्वित होने की स्थिति में नहीं है, वो सक्षम नहीं है, उनको लाभ पहुंच सके। उसके लिए हम लोग निरंतर शुरू से ही प्रयास कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हम लोग प्रत्येक वर्ष 50 वैसे छात्रों को फ्री एजुकेशन देते हैं, 6 महीने का डिप्लोमा, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, मेधावी हैं और उसमें निःशक्त, उनको ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं हम लोग। जो उनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, शारीरिक रूप से जो अक्षम है, दिव्यांग हैं, उनको विशेष प्राथमिकता हम लोग देते हैं। और ये प्रत्येक वर्ष हम लोग 94 से तो नहीं कह सकते हैं इसको, लेकिन 2000 से कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं, जो 50 वैसे बच्चों को चुनते हैं, बजाबते अखबार में रिलीज़ देके उन बच्चों को बुलाते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं। चूँकि उनका पर्पस हमारा सिर्फ उनको एडुकेटेड करना नहीं होता है, हमारा उद्देश्य होता है जो उनको हम रोजगार के जगह तक पहुंचाएं, तब हमारा रियल मिशन सक्सेस होगा। और उसमें हम अभी तक सक्सेस होते आ रहे हैं और उन बच्चों को हम लाभान्वित कर रहे हैं। उसके इतर जो अभी चल रहा है, जो समाज की रीढ़ महिलाएं होती हैं, बेटियां हैं, तो उनको यदि हम जागरूक करते हैं, एक बेटी को यदि पढ़ाते हैं तो एक हम समाज का निर्माण करते हैं, एक परिवार का निर्माण नहीं करते हैं, क्योंकि बेटियां बहुत कुछ करती हैं, उसमें बहुत काबिलियत है। तो एसओएस एक संस्था यहाँ पे है, एसओएस बालग्राम है, जो जिनके सहयोग से हम लोग बेटी पढ़ाओ बचाओ मिशन में भी काम कर रहे हैं। और वहाँ भी बच्चों को हम लोग 1 साल का डिप्लोमा पाठ्यक्रम कराते हैं और उनको भी रोजगार का अवसर मुहैया कराने का भरसक प्रयास करते हैं और बहुत हद तक उसमें सफल भी हम लोग हो रहे हैं। साथ ही इतना ही नहीं, जो आज पर्यावरण की स्थिति है, जिस दौर में आज हम लोग चल रहे हैं, कोरोना महामारी पूरे विश्व को घेरे हुए है, हम लोग पर्यावरण के प्रति भी सजग हैं। बच्चों को हर एक वर्ष कम से कम 1000 पौधा लगाने का हम लोग लक्ष्य रखे हुए हैं। हमेशा रनिंग में 1000 बच्चा लगभग हम लोगों के पास रहता है, तो हमारा ये लक्ष्य होता है जो 1000 पौधा हम लोग प्रत्येक वर्ष लगवावे। बच्चे साइकिल से तो आते ही हैं, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। वैसे भी गुरु मार्गदर्शक होते हैं और जो गुरु सिखाते हैं वो बच्चे कभी भूलते नहीं हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे तो आपके लिए सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे, किसी का जिक्र कीजिए जो बहुत अच्छा आपके शुरू से करके निकले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे। एक स्टूडेंट्स हैं, अचानक ही उन्होंने तो हमको इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया, हमारे यहाँ से बीसीए किए वो इग्नू से, वीरेंद्र नाम का लड़का था। और वो जब हम पीएनबी में हमारा संयोग से अकाउंट था, जब हम गए उस बैंक में, तो वो लड़का काउंटर से आकर के मुझे मेरा पैर छू के प्रणाम किया और कहा सर पहचाने। हम कहे तुम कैसे अपने छात्रों को भूल सकते हैं, कोई नहीं भूल हम तो मेरा पहला स्टूडेंट्स है उसको भी आज तक नहीं भूले हैं, तो तुम तो हमारा सक्सेस स्टूडेंट्स हो। और इसी पीएनबी बेगूसराय में आज के डेट में वो कलकत्ता में ही पोस्टेड है और ब्रांच मैनेजर हो गया है। तो बीसीए करके वो किया, तो काफ़ी सरप्राइजिंग लगा। अच्छे पदों पे लोग काम कर रहे हैं और हर एक लड़कियों का मतलब किसी एक गर्ल्स जो है उनका कोई हाँ गर्ल्स है, एक रागनी नाम की लड़की है, वो खुद भी जॉब कर रही है। और हम बहुत सरप्राइज हुए, जो वो हमारे पहले बैच के स्टूडेंट्स थी जब हम एलसीसी स्टार्ट किए थे। और अभी हाल में ही हमको लगता है साल भर पहले उससे मुलाकात हुई और वो अपनी एक बेटी को लेकर के आई और हम केबिन में थे, तो वो इंसिस्ट की हम लोगों को, जो हमको सर से मिलना है। ये लोग नहीं कह रहे थे जो नहीं सर से आपका तो काम हो ही गया, सर से क्यों मिलेंगे, तो नहीं सर से मिलना है हमको। वो आई, कई पहचान है, हम कहे सर तुम रागनी हो ना? हाँ सर, एक बेटी हमारी बीटेक की, उसको भी C++ सिखवा के गए आपके यहाँ से, ये दूसरी बेटी है उसको सिखवाने के लिए, और आपको देखे तो आपसे मिलने के लिए आ गए। तो उस समय बड़ा खुशी होता है, जो दूसरे जनरेशन में अब बच्चे लोग आ रहे हैं, हमारे आ रहे हैं, तो इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और ये जो दौर चलता ही रहेगा। और हम लोग ये भी सोचते हैं जो संस्थान जब आप खोल दिए हैं, तो कहने के लिए एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन मेरा ये मानना है जो कोई संस्थान यदि शुरू हो जाता है तो वो आपका नहीं रह पाता है।
वो Private- सब सोसाइटी के लिए हो जाता जी, है जी, और जैसे- उसको अपने हिसाब से आप उसको नहीं चला सकते हैं। प्राइवेट संस्था जो भी इस तरह की है वो जी। शहर निर्माण में बहुत बड़ा उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बहुत है। बड़ा और contribution खास है। करके हम लोग युवाओं को प्रेरित करते हैं, जी, जी, युवा जी। वर्ग जुड़ते हैं इससे, तो आप उनको रोजगार परक यदि नहीं बना पाते हैं तो हम समझते हैं जो बेकार है, आपका सारा कुछ किया हुआ बेकार है। वीपीएस कंप्यूटर फ्यूचर में क्या प्लानिंग कर रहे हैं? फ्यूचर में तो देखिए सबसे बड़ा चैलेंज आज के डेट में फ्यूचर में तो समय के हिसाब से, जैसे हम लोग डिप्लोमा से स्टार्ट किए थे, 6 महीने का पाठ्यक्रम किए थे, जब डिग्री का दौर आया तो डिग्री कोर्स डिस्टेंस में रेगुलर में चला है। अभी का जो समय है वो ऑनलाइन एजुकेशन का समय आ रहा है, आ गया। और हम लोगों से सोसाइटी को एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोग आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो अब पहला टारगेट वही है जो हम कितना जल्दी अपने सारे पाठ्यक्रम को ऑनलाइन से जोड़ लें। ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन कुछ भी है जी, तो उसका बहुत बड़ा सबक मिला है, तो उससे एक सीख भी मिली है और एक हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि इस चीज़ को हम डेवलप कर सके ऑनलाइन। जी जी जी। 94 में आपने जो बेगूसराय देखा और बेगूसराय ने आप बोल के अगर हम अपना देश बोलें कि वो देखें, और अब विकास तो बहुत हो चुका है, मगर फ़र्क आपको क्या लग रहा है कि क्या सबसे ज़्यादा चेंजेस आए हैं? देखिए 94 में जब हम स्टार्ट किए थे उस समय में कंप्यूटर के प्रति लोगों की जिज्ञासा थी। आज कंप्यूटर आम हो गया है, कॉमन हो गया है। इसके बिना ये कह सकते हैं आप जो आपका जीवन नहीं है, चाहे उसको आप मोबाइल के रूप में इस्तेमाल करें या सोशल मीडिया के रूप में इस्तेमाल करें। तो ये तो एक बहुत बड़ा चेंजेस है। दूसरा एक दौर, हम लोग इसमें 3 दौर देखे हैं। जब 2000 आया था तो उस समय जब कंप्यूटर हम लोग 94 में स्टार्ट किए थे तो उस समय प्रोग्रामिंग में कैलेंडर फिट 2000 से आगे का नहीं था, शो नहीं कर रहा था। तो एक भ्रांति फैल गई थी 2000 के बाद कंप्यूटर ख़त्म हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। तो वो दौर दिमागी तौर पे, मानसिक तौर पे बड़ा हरास करने वाला था। ऐसा कुछ था नहीं, 2000 से पहले ही वो सिस्टम आ गया और 2000 के बाद तो और भी तेज़ी से ये स्टार्ट हो गया। और ख़ास करके जब सोशल मीडिया का समय आ गया तो कंप्यूटर की आवश्यकता और बढ़ गई, उसका एडवांटेज लोग लेने लगे। तो आज का दौर विकास तो हुआ है, निश्चित रूप से बहुत कुछ बदला है। युवाओं के लिए कुछ संदेश दे सर। जी, अभी जो सोशल मीडिया का ट्रेंड्स चला है उसमें उसको एक हिसाब से हम ये कहते हैं जो एक मायावी दुनिया है। यदि आप वो नेवर एंडिंग लूप, एक हमारे जो कंप्यूटर के मित्र होंगे वो समझ रहे होंगे, जो लैंग्वेज में सी में पढ़ाया जाता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो जो सोशल मीडिया है उसमें यदि आप घुस गए हैं, इन्वॉल्व हो गए हैं, तो वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो उसमें बहुत सारा एडवांटेज है। जैसे सोशल मीडिया पे आप सर्च करिए, जॉब सर्च करिए, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोज़गार की संभावनाएं हैं। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, यदि हम बुक खरीदने में सक्षम नहीं है तो ई लाइब्रेरी सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, आप उसका एडवांटेज लीजिए। ना कि हम यूट्यूब पे गलत दिशा में डाइवर्ट हों। तो बच्चों को यही संदेश देंगे, जो आप किसी भी जो एक नया चीज़ होता है उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है। आपको रोजगार पाना है, कैरियर के प्रति सजग होना है, तो आप अच्छाई को लेके आगे बढ़ें। उसमें जो अच्छाई है उसको आप ले लीजिए। आप घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो लॉकडाउन हुआ है उसमें बहुत सारे लोग कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। बुक लिख लिए कई लोग, बहुत सारा इन्वेंट कर लिए, इनको यूज करिए, अवसर में बदल दिए हैं। जी, हमारे तो, कवि हैं, बोले मैंने कविताएं बहुत सारी लिख ली। बहुत सारा अवसर है। बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा, छात्र छात्राओं से, जो एक मेथड सोशल मीडिया को देख करके शॉर्टकट देखते हैं। कोई सेलिब्रिटी है, लोग उनके वर्तमान को देखते हैं, कभी उनके स्ट्रगल को नहीं देखते, जो उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। तो लाइफ में यदि आपको सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है, तो एक रोल मॉडल चुनिए आप भी, और उनके हिस्ट्री को पढ़िए, जो उन्होंने शुरुआती दौर में कितना स्ट्रगल किया है। और शॉर्टकट मत जाइए, पूरे जीवनी को पढ़िए, उसी हिसाब से आप मेहनत करिए। सफलता आपको रोक नहीं पाएगा, आप सफल होंगे। और एक छात्र सफल होता है तो उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो समाज में वो संदेश दें, अपने अगल बगल के जो लोग हैं उनको शिक्षित करें, ताकि एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती वक्त दिए, बहुत कुछ हमें बताएं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद तो मुझे आप लोगों का करना चाहिए, जो ये केवी स्टूडियो और उनके सारी टीम जो आप लोग काम कर रहे हैं समाज में, इस तरह का संदेश जो लोग संघर्ष करके एक मुकाम तक पहुँचे हैं उनको आप सामने ला रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको लोग जानते नहीं थे और आपके माध्यम से आपके स्टूडियो में आकर के लोग उनको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको धन्यवाद के पात्र आप इतने जो आपको बेगूसराय भूल नहीं पाएगा। ये नया चीज़ जो आपने किया है हम समझ रहे हैं, जो आप अवसर दे रहे हैं लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद आपके पूरी टीम को। और हम ये कारवां जारी रहे। डॉक्टर रोशन जो ये प्रयास किए हैं वो काबिल तारीफ़ है। मैं जितनी भी तारीफ़ करूं आप लोगों की वो कम होगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।